नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों आप लोगों का फाइनली इंतजार समाप्त हो चुका है। आरआरबी ग्रुप डी का फुल नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते होंगे आरआरबी ग्रुप डी का पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। फाइनली अब फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश हो चुका है। ये और इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसमें ITI को लागू रहेगा या 10वीं पास लागू रहेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA इंडियन रेलवे से उनको 20% कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। CCN रेलवे कैंडिडेट को 1/3 का NCVT वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और CCN रेलवे कैंडिडेट को PET में छूट मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बात करेंगे। क्या फिर से 10वीं पास ITI या इक्विवेलेंट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NCVT ग्रांटेड बाई NCVT का जो सर्टिफिकेट होता है वो लागू हो चुका है क्या, इसी के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट पर जाएंगे। मैंने आरआरबी रांची की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। आप किसी भी वेबसाइट पे आरआरबी की वेबसाइट पे जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये रही आपकी फुल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर CN नंबर 01/2024। यहाँ पर जैसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ द 7th CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 08/2024 यहाँ पर मेंशन किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट एंड टाइम्स यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन इंडिकेटिव नोटिफिकेशन था वो 28/12/2024 के डेट में पब्लिश कर दिया गया था। और जो आप डेट पब्लिकेशन नोटिफिकेशन है फुल नोटिफिकेशन वो 22/1/2025 के डेट में पब्लिश होने था, जो आज ही वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 23/1/2025 से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट टाइमिंग ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 22 फरवरी 2025 इसका क्लोजिंग डेट रखा गया 11:59। यानी डेट फॉर द एप्लीकेशन फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी 22 फरवरी 2025 क्लोजिंग डेट के बाद से आप लोग फॉर्म स्टार्ट, आपका फीस पेमेंट होगा 22 फरवरी 2025 से अब 24 फरवरी 2025 तक आप लोग अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन विंडो करेक्शन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट ऑफ नोटिफिकेशन फीस आप 25 फरवरी 2025 से 6 मार्च 2025 तक आप लोग कर सकते हैं। ये सब आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि आप लोग के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 18,000 बेसिक आप लोग की होगी। पोस्ट नेम है वेरियस पोस्ट ऑफ द लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स हिसाब से होगी, जो एज पर अनेक्सर A में बताया गया। इसमें एज आप लोग की गणना जो की जाएगी 1/1/2025 के डेट में की जाएगी। और 18 से 36 ईयर के कैंडिडेट टोटल अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 32,438 पोस्ट पर है। यहाँ पर बोला गया जोन वाइज डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन वैकेंसी गिवन एनेक्सर B में दिया गया है, जिसमें अंडर CCA अप्लीकेबल इन अप्रेंटिस इन ट्रेंड इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट ओनली यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताया गया है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
कोई भी क्वारीज है 10 AM से 5 PM तक आप वर्किंग डे में कॉल करके इस नंबर पर बात कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर बताया गया आपके जो CBT आप लोग का एक CBT एग्जाम होगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद कॉल लेटर होगा, उसके बाद कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा PT के लिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर DV के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, CN के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आपको फ्री ट्रैवल दिया जाएगा जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। वैकेंसी के एनेक्सर A में दिया गया है और एनेक्सर B में भी CCA एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है। SC ST OBC सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देख सकते हैं। ए दिया गया है A2 के लिए आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड, A3 के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होनी चाहिए इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आप लोग को वैकेंसी फिर से आपका एज के क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बोला गया है। आप लोग की एज क्या क्या होने वाली है तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग का एज 18 से 33 ईयर था जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं वो। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एज में रिलैक्सेशन कोविड की वजह से देखे यहाँ पर 18 से 36 ईयर कर दिया गया है। इसके बाद आप लोग का SC ST कैंडिडेट को जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 ईयर, नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए और SC ST को 5 ईयर, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर दिया गया है एज रिलैक्सेशन, PWD कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो एक्स सर्विस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं या ITI कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। UR EWS के लिए यहाँ पर बोला गया है कि UR और EWS में अगर आपने 3 ईयर का एक रिलैक्सेशन दिया जाएगा और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर को यहाँ पर 6 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और SC ST को 8 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आप इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम आप लोग को 5 ईयर का जो यहाँ पर दिया गया है इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट बताया गया है कि इसके डेट के बीच में आप लोग का एज होना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन एनेक्सर A में दिखाया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस जो रखी गई वो 500 रुपया रखा गया है। जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 500 है। उसके बाद आप लोग को फीस यहाँ पर वापस हो जाएगा, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर SC ST मिनॉरिटी कम्युनिकेशन EWS और OBC के लिए यहाँ पर EBC के लिए यहाँ पर 250 रखा गया है। और जो EWS OBC कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर बोला गया है, यानी आप लोग को जो EWS या OBC कैंडिडेट हैं उनको लिए यहाँ पर 500 रुपया ही फीस देना है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो मेंशन किया उनके लिए 250 रुपया रखा गया है। और अगर CBT में बैठते हैं तो आप लोग का 250 रुपया पूरा वापस कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप लोग को फीस पेमेंट करना है, सभी मोड से कर सकते हैं, UPI ये सब। EBC के लिए आपकी इनकम सर्टिफिकेट 50,000 होनी चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर हेल्प डेस्क दिया गया है, फीस पेमेंट से संबंधित कोई भी क्वारीज है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन का भी प्रावधान दिया गया है
SC ST OBC के लिए, और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए है दिया गया है, EWS के लिए। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, जो वैकेंसी टेबल आगे बताया गया है। EBC और EWS में डिफरेंट है, यानी EBC इज नॉट इंटरेस्टेड, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर देखेंगे तो इसके बारे में भी बताया गया है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है, जो एक्स सर्विसमैन है और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं, ट्रेंड इन इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से, या PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। या तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर बताया गया इसके बारे में। और इसके बाद आप लोग का एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया है, एक्स सर्विसमैन किसको बोला जाता है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद आप लोग को मेडिकल के बारे में बताया गया है कि आप इन मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप लोग को इसकी वेबसाइट पर जाके देख लेना है। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस हैं इनके लिए बोला गया है, यानी जो रेलवे से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनके लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। वो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस उसको माना जाता है जो ITI से या 10वीं से पास करके अप्रेंटिसशिप करते हैं, उसी को रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत कंसीडर करती है। यानी जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि आप लोग का जो NNC सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पर आप लोग का वेटेज दिया जाएगा, वो सब चीज़ें उसका दूसरे नंबर पे यहाँ पर बताया गया है। आप लोग का जो NCVT का सर्टिफिकेट होगा NSC, वो लास्ट डेट यानी 22/2/2025 के अंदर होना चाहिए। यानी अगर आप NCVT की जो भी परीक्षा होती है वो अगर आप 22/2/2025 के अंदर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, भले ही आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप मान्य होंगे, आप लोग को कंसीडर किया जाएगा। और आप फिर भी आपको DB के समय आपको NCVT का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करना होगा, तभी आप लोग माने जाएंगे। ये ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट के लिए क्वारीज थी कि उनको मतलब उनको 1/3 का वेटेज मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं 12.4 में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप लोग को वेटेज दिया जाएगा NCVT का कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए। यहाँ पर बोला गया है कि आपको 1/3 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा NCVT का। फाइनल आप लोग की CVT जब फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी CVT जोड़कर, तब आपको उसमें वेटेज दिया जाएगा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग अपना जो NCVT का स्कोर का, अगर आपका जो NCVT का स्कोर कार्ड होगा और या आपका जो CVT में आप लोग का मार्क्स होगा, अगर दोनों में से अगर कौन सा, अगर आप लोग का दोनों सबसे ज्यादा मार्क्स जो होगा उसको ही जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप NCVT में ज्यादा मार्क्स आया तो आपको वही दोनों में से एक ही जोड़ा जाएगा। अगर आपका CVT में कम है तो CVT का नहीं जोड़ा जाएगा। वो चीजें यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना है, इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है 12.6 में। इसको भी देख लीजिएगा। आप लोग का क्लेरिफिकेशन बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें PET में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीजें यहीं पर मेंशन की गई हैं, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और आप लोग जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें अपना NCVT का मार्क्स अच्छे से फिलअप करें, क्योंकि यही वेटेज मिलेगा। जो आप मार्क्स फिलअप करोगे उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट तैयार कर ली जाएगी। अगर आप इसमें मार्क्स अगर आप फेल हैं या फिर नहीं कर पाए तो आपको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको ये NCVT मार्क्स अच्छे से फिलअप करना है, तो इसको लिए ध्यान से भरिएगा। इसके बाद आप लोग को नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर
वैकेंसी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है। आप लोग को पहले सीबीटी होगा, उसके बाद पीईटी होगा, उसके बाद डीबी होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। सीबीटी एग्जाम आपका जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है वो 90 मिनट का होगा, जिसमें जनरल साइंस 25 और मैथमेटिक्स 25 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप लोग को 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। और आप लोग को लिए आपका यहाँ पर बोला गया है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है वो यहाँ पर बताया गया है। यूआर के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पर 30% और SC/ST के लिए यहाँ पर 30% रखा गया है। तो आप लोग इसको और 2% रिलैक्सेशन दिया गया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। यानी अगर ईडब्ल्यूएस में अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या जनरल में है तो उसको 38% यानी 38 नंबर पर, SC/ST ओबीसी के लिए है तो उसको 28 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाए। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको सेकंड स्टेट सीबीटी के लिए डिमांडेड नेशनरी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए राइट है कि वो आपको फर्स्ट स्टेज के बाद क्वालिफाइड टेस्ट के लिए पर्पज से शॉर्टलिस्ट करके रिस्पॉन्सिबल नंबर ऑफ कैंडिडेट के लिए सेकंड स्टेज के लिए यहाँ पर बुलाया सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई, इसको भी देख लीजिएगा। यानी यहाँ पर बोला गया अगर रेलवे को लगता है कि अगर वो सेकंड स्टेज का सीबीटी कराना चाहिए, सीबीटी 2 कराना चाहती है, तो उसके पास ये अधिकार है कि वो अपना राइट रखती है कि वो सेकंड स्टेज की सीबीटी करा सकती है। वो चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस के बारे में यहाँ पर दिया गया, मैथ में ये सिलेबस होंगे, ये सब रीजनिंग में ये सब चैप्टर से आपके होंगे जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जनरल साइंस जो आप लोग का यहाँ पर बोला गया सीबीएसई के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस स्टैंडर्ड के आपके होंगे जो। और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के बारे में यहाँ पर बोला गया, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। पीटी में आप लोग के लिए यहाँ पर बोला गया है कि मेल कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 35 kg का वेट लेके 100 मीटर 2 मिनट में चलना है। 1 चांस है विदाउट पुट किए यानी गिरा हुआ। और यहाँ पर और 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ होगी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 20 kg की वेट लेके 100 मीटर 2 मिनट में आप लोग को 1 चांसेस में करने हैं, बिना पुट गिराए आपको चलना है। दूसरा आप लोग को 1000 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें आप 5 मिनट 40 सेकंड में आप 1 चांस में यहाँ पर आपको क्लियर करना है। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ये सब जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको ये सब नहीं देना है, वो सब इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये सब उनको छूट दिया गया, वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो पीडब्ल्यूडी है उनको भी छूट दिया गया है। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी छूट दिया गया, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को दिया गया। ये सब चीज़ें यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पर पीटी नहीं दिया गया है, उनको भी छूट दिया गया, बाद में उनसे कराया जाएगा। ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर पीटी में छूट दिया गया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद फाइनली आप लोग को डीबी के लिए 1:1 के अनुपात में यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर वैकेंसी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ये रही आपकी यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर्स जो बताया गया है। यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर पोस्ट नेम दिया गया है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग का क्लियर हो गया है। यहाँ पर 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल हैं। आईटीआई को हटा दिया गया है।
आप 10वीं पास हैं अथवा ITI है अथवा इक्विवेलेंट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी NAC गारंटेड बाय NCVT से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर असिस्टेंट SNT की पोस्ट है, डिपार्टमेंट SNT है, प्रोडक्शन यूनिट और सिग्नल और वर्कशॉप में है, जो कि यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में C1 रखा गया है, इसको भी देख सकते हैं। और सिग्नल के लिए यहाँ पर B1 रखा गया, बाकी यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट में C1 है, वर्कशॉप में C1 है, इसको देख लीजिएगा। एज 18 से 36 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप है की पोस्ट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट वर्कशॉप है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। असिस्टेंट ब्रिज है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट ब्रिज है और B1 मेडिकल है। और असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन CNW की पोस्ट है, मैकेनिकल पोस्ट डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट कैरेज एंड वैगन है और B1 मेडिकल है। असिस्टेंट लोको सेट डीजल है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट डीजल सेट है, B1 मेडिकल है। असिस्टेंट लोको सेट इलेक्ट्रिकल है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, डीजल सेट और इलेक्ट्रिकल सेट B1 है। इसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पर जनरल सर्विस है और प्रोडक्शन यूनिट में है और वर्कशॉप में। जनरल सर्विस में आप लोग का B1 मेडिकल है, उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में C1 रखा गया। असिस्टेंट PV की पोस्ट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और सब डिपार्टमेंट PV है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, तो आप देख लीजिएगा। और PWD कैंडिडेट यहाँ पर अपनी कैटेगरी देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और सब डिपार्टमेंट जनरल सर्विस की है और यहाँ पर मेडिकल C1 रखा गया है। उसके बाद असिस्टेंट TL एंड AC का पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जनरल सर्विस है और प्रोडक्शन यूनिट का है। यहाँ पर देखेंगे तो B1 मेडिकल है और जनरल सर्विस में प्रोडक्शन में C1 है, तो यहाँ पर भी दिया गया है। और एक ऊपर भी दिया गया था, यहाँ पर देखेंगे तो नीचे मेंशन किया गया है इसको। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन का पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट ट्रैक मशीन है, A3 मेडिकल होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट TRD की है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट TRD है। पॉइंट्समैन B की है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, जिसे आप और सब डिपार्टमेंट भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, यानी ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट PV है, तो आप देख सकते हैं, इसको अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे जोन वाइज वैकेंसी दिखाई गई है, सभी जोन का दिया गया है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई की है, जो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है। टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ पर 4672 पोस्ट है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 936 और CCA कैंडिडेट के लिए 936 है। तो आप CCA कैंडिडेट है तो अपनी वैकेंसी यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 1433 है। CCA के लिए यहाँ पर 284 है, एक्स सर्विस में के लिए 284 है। उसके बाद यहाँ पर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की जोन की है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर देखेंगे तो 503 है और यहाँ पर 101 वैकेंसी है CCA और के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर की है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 1614 है। CCA के लिए यहाँ पर 323 पोस्ट है।
उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 964 है और 193 सीसीए कोटा में यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर अगली पोस्ट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन से है, जो कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1337 पोस्ट पे है। सीसीए के लिए यहाँ पर 269 वैकेंसी है। उसके बाद अगली यहाँ पर वैकेंसी जो है वो नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4785 है। इसमें एक्स सीसीए के लिए 955 वैकेंसी है। इसके बाद अगली साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन की है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 2694 है और यहाँ पर सीसीए के लिए 540 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन से है, टोटल 1370 पोस्ट है। उसके बाद 274 यहाँ पर सीसीए कोटा में वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की वैकेंसी है। यहाँ पर 2048 पोस्ट है, जिसमें 409 वैकेंसी सीसीए कोटा में है। इसके बाद अगली वैकेंसी यहाँ पर देख जोन है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1817 है, जिसमें सीसीए के लिए 366 है, ये वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग का 3244 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी सेंट्रल रेलवे मुंबई में। यहाँ पर 650 सीसीए कोटा में है, तो सीसीए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर से है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 1251 है, जिसमें 248 सीसीए कोटा में है। उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज से है, इसमें टोटल वैकेंसी 2020 है, जिसमें 404 सीसीए कोटा में है, तो इसके देख सकते हैं। उसके बाद अगली साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से है, जिसमें 1044 वैकेंसी है, जिसमें 206 सीसीए कोटा में है। उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से है, जिसमें 1642 पोस्ट है, जिसमें सीसीए कोटा में 327 पोस्ट है, इसको देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इस तरीके से वैकेंसी का स्ट्रक्चर दिया गया, आप अच्छे से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। और फिर से बता दूं, जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनको एनसीवीटी का अपना जो एनएससी सर्टिफिकेट होता है वो अच्छे से फिलअप करना हो। उसका फाइनल मेरिट में यहीं से बेटे दिया जाएगा, जो आप मार्क्स फिलअप करोगे उसके आधार पर आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपस में डिस्कस करते हैं। वहाँ पर आप लोग को क्वेरीज जो भी रहेगी आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद। कीप इन टच।